सो हाय एवरीवन। आज हम भारत देश पर मंडरा रहे एक ऐसे संयोगिक और कुदरती खतरे के बारे में बात करेंगे जिससे अगर सही वक्त पर नहीं समझा गया तो ये हमारे पूरे देश की रद्दोबदल को हिला कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं इंडियाज नेक्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, द सुपर एल नीनो ऑफ 2026 के बारे में। देखो, तो आजकल आप न्यूज में देखते होंगे कि वेस्ट एशिया जो मिडल इसके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रसोई का तेल महंगा हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सब तो सिर्फ एक डेको क्राइसिस है, यानी असली दुश्मन से ध्यान भटकाने का जरिया। असली दुश्मन यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में धीरे धीरे पैदा हो रहा है। वहां समुद्र का पानी अचानक बहुत गर्म हो रहा है। बट आप सोचोगे कि इतना दूर अगर समुद्र का पानी गर्म हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, देखो, क्योंकि ये बदलाव भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के उस मेन इंजन को बंद करने जा रहा है जिसे हम मॉनसून कहते हैं। चलिए देखते हैं कि जब इतना बड़ा एनोमली पिछली बार आया था तो इतिहास में क्या तबाही मचाई थी। तो देखो, हमने देखा कि खतरा 12,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, लेकिन इस स्केल का समुद्री बदलाव पहले कब आया था और उसने हमारे देश का क्या हाल किया था। चलिए हम चलते हैं साल 1876 के उस दर्दनाक इतिहास पर। बच्चों, अब अपनी स्क्रीन पर इस पेज को देखिए, या इसको देखो, और भारत ने उसकी बहुत भारी कीमत चुकाई थी। पिछली बार जब इस स्केल का एल नीनो आया था तो उसने पैदा किया था द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876। इसके डेटा देखिए, कंसेक्यूटिव 2 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स, भारत में लगभग 2 साल तक मॉनसून पूरी तरह से कोलैप्स यानी कि फेल हो गया था। इस अकाल की वजह से भारत के 50 लाख से 1 लाख करोड़ लोगों की जान चली गई थी। सोचो, ये जो संख्या है ये ऐसी है जैसे आज के दौर में पूरे इटली देश के पास खाना खत्म हो जाए, ठीक है। फिर इस सिंगल मेट्रोलॉजिकल इवेंट ने पूरे प्लेनेट के 3 से 4% आबादी को साफ कर दिया था। ये इतिहास हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आज यानी कि 2026 में वेदर एजेंसीज इसी तरह की एक भयंकर शॉक की वार्निंग दे रही है। अब देखते हैं कि साल 2026 का ये फोरकास्ट कितना खतरनाक है। तो देखो, 2 साल का कंप्लीट कोलैप्स और करोड़ों जाने, ये था इतिहास का सबसे बड़ा अकाल। तो अब सवाल ये आता है कि 2026 के मॉनसून का चार्ट क्या कह रहा है? क्या हम सच में एक डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं? अब आप इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिए कि ग्लोबल वेदर एजेंसीज के मुताबिक मई 2026 में समुद्र के तापमान में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। हमारा डेंजर जोन शुरू होता है 2.0 सेल्सियस पर, लेकिन इस साल ये 2.5, ठीक है, 2.5 डिग्री सेल्सियस को टच कर रही है। इसे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सुपर एल नीनो, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और सबसे बुरी बात यह है कि ये बदलाव ठीक तब आ रहा है जब भारत का एग्रीकल्चरल साइकिल शुरू होता है। हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि इस साल नॉर्मल से 8% कम बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस है। अब देखो कि 8% से क्या फर्क पड़ता है। भारत, जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी पूरी सर्वाइवल सिर्फ 4 महीने के बादलों के विंडो पर ही टिकी हुई है। हर साल जून से सितंबर के बीच, ये देखो, ठीक है, हर साल जून से सितंबर के बीच मॉनसून हमारे देश की 80% पानी की जरूरत को अकेला पूरा करता है। पंजाब के गेहूं से लेकर महाराष्ट्र के कपास और आसाम की चाय तक सब कुछ इस पानी पर जिंदा है। 4 महीने की बारिश और 80% पानी का कोटा। लेकिन अगर ये पानी नहीं बरसा तो भारत के किसानों के पास इसे लड़ने का क्या इंतजाम है? क्या हमारे सारे खेत नहरों से जुड़े हुए हैं? तो चलिए देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, ये इस डेटा को देखिए। ये दिखाता है कि हमारे देश के महान किसानों के पास इस सूखे आसमान से लड़ने के लिए कितने कम हथियार है। महाराष्ट्र में देखिए, 18% खेतों के पास इरिगेशन का इंतजाम है, बाकी 82% खेत पूरी तरह बारिश पर निर्भर है।
कर्नाटका में देखो सिर्फ 37% सुरक्षित है, 63% पूरी तरह रेन डिपेंडेंट है। तमिलनाडु 56 के पास स्कीम्स है, पर 44% खेत अभी भी आसमान को ही देखते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे देश की 43% वर्कफोर्स खेती में काम करती है और ये जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन आज भी 44% फार्मलैंड्स के पास ना कोई कैनाल है, ना कोई ट्यूबवेल है। वो सिर्फ और सिर्फ कुदरत की बारिश पर ही चलती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक फ्लो चार्ट। ये है एक बूंद रेन कैसे जीडीपी बनती है। जब गुड रेन होती है तो हाई क्रॉप्स हार्वेस्ट होती है, ठीक है, किसानों की इनकम बढ़ती है, किसान ट्रैक्टर, स्कूटर, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिससे रूरल कंजप्शन स्पाइक होता है, इससे फैक्ट्रीज चलती है और अंत में हमारा नेशनल जीडीपी राइजेस यानी कि बढ़ जाता है। रूरल इंडिया हमारे देश के एफएमसीजी स्पेंडिंग का 37% अकेला हैंडल करता है। सोचो अगर रेन का इंजन बंद हुआ तो शहर की फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएगी ना। रेन गिरी तो जीडीपी बढ़ी, रेन रुकी तो फैक्ट्रीज बंद हुई। ये है हमारे देश का मौसम मीटियो इकोनॉमिक्स। लेकिन इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, चलिए अब हम चलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के उस मैथमेटिकल रूल पर जहां नुकसान का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रूल स्टेब्लिश किया है जिसे कहते हैं द एडीबी रूल। अभी एडीबी रूल क्या है? ये रूल कहता है कि अगर बॉर्डर पर 1% से ज्यादा बारिश होगी तो देश का 0.16% जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है, अगर बारिश कम हुई तो जीडीपी उतनी ही तेजी से गिरेगी। अब द डैमेज मैट्रिक्स देखो। साल 1972 में अल नीनो की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ क्रैश होकर -0.6 तक चली गई थी, ठीक है। 2022 में जीडीपी ग्रोथ 6% से कोलैप्स होकर 4% पर चली गई थी। 2015 में फूड इन्फ्लेशन 6% से 7% टच कर गई थी और देहात में यानी कि इतना बड़ा संकट आया कि 12,000 किसानों ने सुसाइड कर लिया था। हिस्ट्री गवाह है कि 1950 के बाद से भारत में जो 12 सबसे भयंकर सूखे यानी कि ड्रॉट्स पैदा हुए हैं उनमें से 10 का जिम्मेदार सिर्फ अकेला अल नीनो था। अब आप पूछेंगे कि ये अल नीनो हमारे मॉनसून को कैसे रोकता है, इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये हॉट रूम एनालॉगी क्या होता है, कैसे होता है। चलो देखो, सोचो गर्मियों के मौसम में अगर लाइट चली जाए तो एक कमरा बहुत गर्म और हैवी हो जाता है। जैसे ही आप कमरे की खिड़की खोलते हो, गर्म और हल्की हवा हॉट एयर ऊपर उठकर बाहर भागती है जिससे कमरे के अंदर एक खाली जगह यानी कि लो प्रेशर वैक्यूम बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए बाहर की ठंडी और भारी हवा यानी कि हाई प्रेशर वाली वोलाइटली अंदर की तरफ रश करती है। इसमें जो गोल्डन रूल है वो क्या है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। ये चीज आप सबको पता होगी, अगर नहीं पता है तो इस चीज को नोट डाउन करो क्योंकि ये बहुत बेसिक सा सवाल है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो हवा का नियम यही है, हाई से लो। लेकिन इस छोटे से कमरे के नियम को जब हम पूरे भारत देश और समुद्र पर बड़ा करेंगे तो मॉनसून का असली इंजन कैसे चलता है। तो देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट पर इस नियम का कमाल क्या है। अब आप अपनी स्क्रीन पर मैप को देखो। हम उस हॉट रूम के नियम को पूरे भारत की स्केल पर काम कर रहे हैं। गर्मियों में हमारे भारत देश तपने लगता है। थार डेजर्ट 40 डिग्री सेल्सियस और डिकेन 45 डिग्री सेल्सियस टच कर जाता है। ये लैंडमास एक गर्म कमरे की तरह एक्ट करता है। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और भारत के ऊपर बनता है एक जाइंट लो प्रेशर वैक्यूम, ठीक है। फिर दूसरी तरफ इंडियन ओशन यानी कि समुद्र का पानी कूल और हैवी रहता है, 28 से 30 डिग्री के बीच में रहता है, जो बनता है कि एक जाइंट हाई प्रेशर जोन, ठीक है। तो
गोल्डन रूल के मुताबिक समुद्र की ठंडी भारी हवा भारत के इस वैक्यूम को भरने के लिए तेजी से रश करती है। अपने साथ ये हवा बहुत सारा पानी लाती है और 4 महीने तक बारिश करती है। आई बात समझ में? फिर दूसरा देखो, द हिडन पैसिफिक वैक्यूम। अब ये हिडन पैसिफिक वैक्यूम क्या है? इसका ये मतलब है कि मॉनसून सिर्फ एक इंजन पर नहीं चलता है, इसके 2 इंजन होते हैं। अभी हमने देखा था पैसिफिक ओशन वाला मैप, ठीक है। नॉर्मल सालों में पैसिफिक की ट्रेड विंड्स यानी कि गर्म पानी को इंडोनेशिया की तरफ पुश करती है, जिससे हम वार्म पूल कहते हैं। ये वार्म पूल एक दूसरे हॉट रूम की तरह काम करता है और वहां एक सेकेंडरी लो प्रेशर वैक्यूम बनता है। ये सेकेंडरी लो प्रेशर वैक्यूम इंडियन ओशन की हवा को और तेजी से पुल करता है, जिससे मॉनसून सुपरचार्ज हो जाता है। ठीक है, आपको बात समझ आई? फिर है, तो जब तक दोनों इंजन चल रहे हैं भारत में अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन सोचो, अगर पैसिफिक ओशन को वो दूसरा इंजन अचानक बंद हो जाए और उल्टा चलने लगे तो क्या होगा? वही चीज इस रिपोर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। अब इस डेंजरस शिफ्ट को समझो कि जिसे हम कहते हैं द सिस्टम इन्वर्जन। हर कुछ सालों में हर कुछ सालों में पैसिफिक की ट्रेड विंड्स कमजोर या रिवर्स हो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? जो गर्म पानी का पूल इंडोनेशिया के पास था वो अचानक रुक जाता है और 12,000 किलोमीटर पीछे साउथ अमेरिका की तरफ स्लाइड कर जाता है। इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड वार्म पूल। ठीक है, इस एक बदलाव से पूरा सिस्टम ब्रेक नहीं होता है, बल्कि फ्लिप यानी कि उल्टा हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, जैसे ही वार्म पूल दूर जाता है, इंडोनेशिया का समुद्र ठंडा हो जाता है। जो जगह पहले लो प्रेशर का वैक्यूम बनकर बारिश को भारत की तरफ पुल कर रही थी, अब वो एक जाइंट हाई प्रेशर बैरिकेड यानी कि दीवार बन जाती है। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक बैरिकेड हवा को पुल करने की बजाय बारिश के बादलों को भारत की कोस्ट से दूर धकेलने लगता है। मॉनसून का दूसरा विंडो हमेशा के लिए शट डाउन हो जाता है। देखो, पूरी पृथ्वी के गर्म होने से इंडियन ओशन भी अपना कूल स्टेटस खो देता है। जब जमीन और समुद्र का तापमान का अंतर, जो डिफरेंशियल है, वो खत्म हो जाएगा, तो हवा की रफ्तार यानी कि उसका जो मोमेंटम है वो मर जाएगा। नो रशिंग विंड, नो मॉइस्चर, नो क्लाउड्स। समझ आई बात? अभी इनका कनेक्शन देखते हैं कि ये वर्क कर कैसे रही है। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो जब जब दोनों इंजन चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बारिश होती है, ये आपको समझ आ गया। तो समुद्र ने दीवार खड़ी कर दी, हवा का मोमेंटम खत्म हो गया। लेकिन बच्चों, इस सूखे का टाइमिंग क्या होगा? क्या टाइमिंग हो सकता है? क्या जून जुलाई में बिल्कुल बूंद नहीं गिरेगी? चलो इस चीज को समझते हैं। तो अब इस पेज पर दिए गए मंथली चार्ट को मैं आपको मंथली चार्ट दिखाती हूँ। यस, अब इस पेज पर दिए गए मंथली कैलेंडर को ध्यान से देखिए। जून और जुलाई के महीने पूरी तरह से खाली और सूखे हैं। ट्रेड विंड्स के टूटने से मॉइस्चर बहुत कम बचता है। जो थोड़ी बहुत बारिश बचती भी है वो बहुत देर से वीक और पैची होकर अगस्त और सितंबर में आती है। लेकिन लेट रेन कैनॉट सेव अ डाइंग क्रॉप, यानी जो फसल जून जुलाई में पानी न मिलने की वजह से पहले ही मर चुकी है, उसे अगस्त की बारिश जिंदा नहीं कर सकती है। वीक रेन कुएं नहीं भर सकती और ऐसे ही पैची रेन 60 करोड़ किसानों का पेट नहीं भर सकती। लेकिन अब यहाँ पर एक राहत की बात समझते हैं कि वाई 2026 इज नॉट 1876। देखो, 1876 में हमारे पास कोई सिस्टमेटिक डिफेंस नहीं था, इसलिए लोग मारे गए। लेकिन साल 2026 में भारत के पास एक ढाल है, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। अप्रैल 2026 तक FCI के गोडाउन्स में 604 लाख टन गेहूं और चावल का स्टॉक सुरक्षित रखा है। ये सरकार के मैंडेटरी बफर, ठीक है, इससे जो मैंडेटरी बफर होता है दैट इज 210 लाख टन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसलिए 2026 में मास स्टारवेशन यानी कि अकाल से मौत का खतरा ना के बराबर है। FCI ने खाने का इंतजाम तो कर दिया, हम भूख से तो नहीं मरेंगे, लेकिन क्या सिर्फ पेट
भर लेना काफ़ी है। किसान की इनकम और देश की इकोनॉमी को इस शॉक से कैसे बचाएँगे? तो देखो, अब इस आखिरी पेजेज़ को आखिरी पेजेज़ के कंक्लूज़न को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, सर्वाइविंग द आफ्टरमैथ इज़ नॉट प्रिवेंटिंग द क्राइसिस, यानी अकाल से बच जाना काफ़ी नहीं है। ग्रेन बफर्स लोगों को ज़िंदा तो रखेगा, लेकिन पर वो किसान की कमाई, ठीक है? और देश की जीडीपी को क्रैश होने से नहीं बचा सकता। तो इसका टैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? इसका टैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि भारत को जल्दी से जल्दी माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिस्टम और सोलर पावर्ड वाटर पंप्स को बड़े स्केल पर लगाना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हमारी खेती आसमान के पानी पर डिपेंडेंट ना रहे। और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल पिवट यानी कि द ग्रेजुएशन, तो ये क्या है? देखो, हम पैसिफिक ओशन में 12,000 किलोमीटर दूर होने वाली एक रैंडम समुद्री हलचल के भरोसे अपने 60 करोड़ लोगों का नसीब नहीं छोड़ सकते हैं। तो भारत को धीरे-धीरे अपनी ग्रेविटी को रेन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स की तरफ ले जाना होगा। जब तक हमारा वर्कफोर्स आसमान पर बंधा रहेगा, हम वॉलेटाइल रहेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। तो हमारी पूरी रिपोर्ट का साइंस, हिस्ट्री और मैथ समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए आपने समझ लिया है, ठीक है? तो अभी मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनको आपको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि ये आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि एडीबी रूल के मुताबिक 1% एक्स्ट्रा रेन से देश के जीडीपी में कितना परसेंट का बदलाव आएगा? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशन का वार्म पूल इंडोनेशिया से हिलकर किस तरफ स्लाइड कर जाता है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2026 तक एफसीआई के पास कितना लाख टन गेहूं और चावल का बफर स्टॉक मौजूद है, जो मैंडेटरी लिमिट से 3x ज्यादा है? इन सब के सवाल के जवाब आप अपने नोट्स में लिखिए, इन सबको अपने नोट्स में ऐड करो। आज की जो रिपोर्ट है इसको वापस पढ़ के इसके नोट्स बनाओ, ताकि, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि इस चीज से सवाल आएगा ही आएगा इस बार, ठीक है? सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन स्टेट पीसीएस यूपीएससी में भी मेंस में सवाल पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आएगा और इंटरव्यू में भी आएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे ग्लोबल क्लाइमेट हमारी जेब और देश की जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। अगर आपको आज का ये मीटियो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो के कमेंट में इंजन रिवर्स जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक और जोरदार एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।